अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक पढ़े थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 48 के बाद पढ़ेंगे। देखते हैं आगे आगे कैसे आया था पेपर। ये क्या बता रहा है? ये है प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला क्वेश्चन। ज़्यादातर उसमें ऊपर एवरेज ही डाले थे। हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या डाला। A television manufacturer earns 20% of the profit by selling TV set for rupees 14,400. If the production cost is increased by 15%, what should be the new selling price of the so as to gain the 15%? ये क्या बता रहा है कि 14,400 में बेचने के बाद इसका प्रॉफिट ये 20% आता है। मतलब ये सेलिंग प्राइस है, उस पर 20% इसने कमाई की। अगर इसकी प्रोडक्शन कास्ट अब 15% इंक्रीज़ हो जाएगा, सेलिंग प्राइस फिर सेलिंग प्राइस भी ये इंक्रीज़ करना पड़ेगा सो एज टू गेन 15%। इसका फिर भी प्रॉफिट आना चाहिए। हमें एक फार्मूला दी हुई जो सब पे फिट होती है। क्या दी हुई है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है वहाँ से ही 14,400। इसका मतलब ये जो है ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट क्या है? ये 20% ऑफ CP। इसका मतलब अगर ये 100% लेंगे, ये 20% लेंगे, ये है 120% ऑफ CP इज इक्वल टू 14400। अब ये तो निकालना आएगा आपको। 120% ऑफ CP इज इक्वल टू CP, ये यहाँ जाएगा, ये इसको क्या बनेगा? यहाँ मैंने लिखा है 120% ऑफ CP इज इक्वल टू 1400। ये क्या है? 120% मतलब 100 दिस ऑफ CP इज इक्वल टू 14400। तो इसके बाद क्या आएगा इसका? ये लिख के रखो। ये CP आएगा बराबर कॉस्ट प्राइस जो है वो आएगा 14400 इंटू 100 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। ये आएगा कास्ट प्राइस। ये बता रहा है कि इसका प्रोडक्शन कास्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 15%। अगर इसको 100% लेंगे तो प्रोडक्शन कास्ट क्या आएगा? 15%। मतलब 100 को 15 ऐड करेंगे, 115% आएगा इस पर। 115% आएगा इस पर। यह है इसका। अब ये फाइनल कास्ट प्राइस बन गया। अब इसको सेलिंग प्राइस बनाना है। सेलिंग प्राइस कैसे बनाएंगे? इसको गेन करना है इस पर 15%। 15% इस पर गेन करना, वो भी क्या आता है? वो ऐड करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस। अब CP जो ये निकला है, इसको अगर ये 100% ऑफ CP है, इसको प्रॉफिट इसको ऐड करना है ये इसी CP का 15%। 15% मतलब ये सारा और इसको 15% ऐड करनी है। वो क्या आएगा? अगर ये सारा 100 लेंगे, इसका मतलब वो भी 115 डिवाइड बाई 100 आएगा। बस इतनी ही थी फार्मूला। ये बन जाती है फिर सेलिंग प्राइस। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो फिर कैसे समझ आएगा? आपको ये पढ़ना पड़ेगा पहले। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा CP क्या है, SP क्या है, प्रॉफिट क्या है, डिस्काउंट क्या है, तब जाके ये समझ में आएगा। बस इसको कुछ नहीं करना था, ये अब सॉल्व करना था ऐसे ऐसे को। बस सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा। यही। चलो आगे। 5 mangoes and 4 oranges cost as much as 3 mangoes and 7 oranges. What is the ratio of cost of mangoes and cost of one orange? क्या है? ये बोल रहा है कि 4 mangoes and 4 oranges. 4 mangoes and 4 oranges. हम ये 4 है। अब सपोज आपने कुछ 4 चीज़ें लाई। हम बोल रहे हैं हमें कितना पे करना है। वो बोल रहे हैं एक आता है 10 में, आपको 10 × 4 40 रुपीज़ देने हैं। यह है टोटल
वैल्यू इन 4 का। इसी तरह हम मैंगो का कीमत कॉस्ट लगाएंगे m और ऑरेंज का लगाएंगे o। तो हमने सपोज 10 रुपये में मैंगो लाया, 5 रुपये में लाया सपोज ऑरेंज, तो 4 × 10 हो गए 40 m, ये प्राइस लगाया मैंने और ये लगाया ऑरेंज का प्राइस 5। इसी तरह ये बन गए एक सपोज कॉस्ट है हमें। ये बता रहा है कि अगर आप इस एक्सचेंज में मैंगोज कम लाओगे, ऑरेंज ज़्यादा लाओगे। मिसाल के तौर पर आप लाएंगे, अब मैंगोज लाएंगे ज़्यादा, इसके बाद क्या बता रहा है ये का ये एज 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंज। हाँ, मैंगोज अब कम लाने हैं। मैंगोज कितने लाएंगे हम? 3 मैंगोज, और ऑरेंजेस कितने लाएंगे? 7। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन उठाएंगे या ये कॉम्बिनेशन, इसका प्राइस सेम रहेगा। तो m यहाँ 3 मैंगोज का प्राइस m लेंगे, m × 3 मतलब इतना कीमत करना पड़ेगा। इसी तरह 7 ऑरेंजेस, 7 × जो o प्राइस होगा ऑरेंज का, वो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये सेम ही इनकी कीमत है, इसलिए इनको बीच में इक्वालिटी लगेगी। अब लग गई इनको बीच में इक्वालिटी, मतलब ये मैं बार बार बता रहा हूँ, m मतलब मैंगो का प्राइस, o मतलब ऑरेंज का प्राइस, ये डिफरेंशिएट करने के लिए, वरना मैं एक्स वाई यूज़ करता, वो आपको समझ में नहीं आता। फिर कुछ नहीं करना था, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना था, ऑरेंज वाले को ऑरेंज की तरफ शिफ्ट करना था। यहाँ मिल जाता 5 - 3 2 मैंगोज, यहाँ मिलता आपको 7 - 4 3 ऑरेंज। फिर आपको रेशो की तरफ ये सॉल्व करने थे। ये m ये o यहाँ डिवाइड हो जाता है, m/o। ये यहाँ 3 था, ये यहाँ 2 यहाँ डिवाइड हो जाता है, ये m/o = 3:2, मतलब m/o = 3:2, मतलब इनका इसी तरह ये कॉस्ट आएगा 3:2 के हिसाब से। बस इतना ही करना था, 1 मिनट का क्वेश्चन था। हाँ, ये भी यही था। गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ सम ऑफ 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़। गौतम ने 60,000 बिजनेस में डाले। कितने डाले? 60,000। और एंड और क्या बताया गया? जतिन ने कितने डाले थे? 35,000। अब इसने, ये डिपेंड करता है इनका प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग ऐसे होता है कि किसने ज़्यादा पैसे डाले और कितने वक्त तक। कोई कल लाएगा 50,000, फिर परसों हम हिसाब करेंगे, बोलेगा मुझे प्रॉफिट दे दो। हम बोलेंगे पहले ही आपने एक दिन 2 दिन ही हुए आपको इन्वेस्ट करते हुए, तो इसमें क्या आधा प्रॉफिट आएगा? इसमें उतना ही प्रॉफिट आएगा जितने दिन आपने दिए और जितनी इन्वेस्ट ज़्यादा की। वो हम करते हैं, कैसे करते हैं? इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ। कितने मंथ्स हो गए? 2 साल। 2 साल मतलब 24 ईयर्स। इसी तरह इसने कितने डाले? 35,000। कितने मंथ्स के लिए? ये बता रहा है 8 महीने के बाद। 24 मंथ्स को 8 महीने निकालेंगे, वो हो गए 16। 1000 कैंसल, ये 60,000 है। अब इसी तरह ये सारे कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ मिल गया 18 × 7। कुछ नहीं करना था। हो सकता है आपको 1 दिन लगा होगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन ये ऐसे ही करते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए ये नहीं हुआ होगा। थे कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे, लेकिन नहीं थे, कुछ नहीं थे। हाँ, अब ये रहा, इसमें आपने पता नहीं कौन सी दिमाग की दही बनाई होगी अपने आप को। ये था ये टाइम एंड वर्क के, मुझे लग रहा बहुत सारे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस आए थे शायद। टाइम एंड वर्क सिलेबस में नहीं था। आपको ये ऊपर वाला ये प्रॉफिट शेयरिंग ये सिलेबस में नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस में नहीं थे, लेकिन पूछे गए थे। अब हम क्या ही कर सकते हैं। इफ़ 20 मैन कैन बिल्ड, इसको लगती थी हम MDH मसाला, वही फार्मूला लगती थी और कुछ नहीं करता। M1D1H1 W1 M2D2H2 W2। ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको टाइम एंड वर्क में ये कैसे करते हैं। M मीन्स मैन, नंबर ऑफ मैन, D मीन्स नंबर ऑफ डेज, H मीन्स अगर आवर्स हो गए, इसमें आवर्स नहीं होंगे, इसलिए W1 मीन्स वर्क। यहाँ क्या वर्क क्या थी? 56 मीटर्स। यहाँ क्या वर्क थी? ये निकालनी थी, W निकालना था। ये देखो, ये मैंने किया है,
M1D1W1 यहाँ की थी 20 मैन 6 डेज और 56 वर्क, 35 मैन 3 डेज और ये निकालना था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये तो बेसिक मैथ है, ये आना चाहिए आपको। मिलेंगे 49। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपने जिस बच्चे ने पहले ही ये किया था वो तो कामयाब हो गया, लेकिन जिसने नहीं किया था इसमें ये होता था कि डिवीजन वाले पहले ही एलिमिनेट हो जाते थे, क्योंकि डिवीजन और किसी जगह फिट नहीं होता था। ये डिवीजन यहाँ पे अगर डिवीजन चेंज करेंगे ये फिट नहीं हो जाता, क्योंकि ये बड़े थे बाकी उससे, इसलिए ये नहीं होता था। अब रहे थे प्लस माइनस। अगर हम देखें ये पहले हम फिर उस पर ट्राई करते, ये निकल जाता आराम से। अगर आप ये भी करते ये भी इजी था एक्सचेंज करना, ये इससे निकल जाता था। अब रहा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। क्या करना था आपको, पहले मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं, जब सीरीज होगी पहले सिंपली डिफरेंस करो, देखो अगर कुछ पैटर्न बन रहा है। 11 माइनस 36 कितना आता था, 25 जो आता था इसको हम लेट अस सपोज 5 स्क्वायर करेंगे, 5 5 ज़ा 25। हाँ, फिर क्या किया था हमने, जो इसका मतलब है 11 को 25 से 11 को ऐड किया था 5 स्क्वायर से, ये बात याद रखना। उसी तरह मैंने सोचा चलो 36 को 5 स्क्वायर से ऐड करें, 5 5 ज़ा 25, 11, ये आता था 61 आंसर नहीं था। चलो मैंने सोचा 5 स्क्वायर, इसके बाद 6 स्क्वायर, इसके बाद 7 स्क्वायर, ऐसे ही चलता है, हम इस पर ट्राई करेंगे। इसके बाद मैंने क्या किया, 36 को 6 स्क्वायर, 36 इज गुड 72 यहाँ आता था। लेकिन मैंने सोचा क्या यही वाकई है कि इसके बाद फिर अगर 72 मैंने लगाए, इसके बाद फिर 7 स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 7 ज़ा 49 हो गए, 11 हो गए, 12। फिर ये सच में यही था, 11 प्लस 5 स्क्वायर, 36 प्लस 6 स्क्वायर, फिर 72 प्लस 7 स्क्वायर, इसी तरह आता था। मैंने बताया पहले डिफरेंस करो, थोड़ा बहुत देखो। अब ये है कि क्या है ये, पहले क्या करना था, इफ़ FARM इज इक्वल HDTP, इसको कुछ नहीं करना था, इसको पहले वाले को पहले वाले से देखना था किस तरह ये मैच होता है। EFGH, इसमें G निकलता था, बीच में G रहता था, एक छोड़ के फिर H आता था। A के बाद क्या हुआ, BCD, दो छोड़ के, एक छोड़ के, दो छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर दो छोड़ के। यहाँ आपको जाना नहीं था, यहाँ फिर फुड पे आना था, फिर F को एक छोड़ के वो आता था H तो यहाँ तीनों में था, इसलिए यहाँ एक ही डिस्कार्ड होता था। इसके बाद दो छोड़ के O को क्या करेंगे, क्यू, OPQR, दो छोड़ के मैंने बताया, फिर R आ जाता। R क्या था इसमें, एक ही था, मतलब कुछ नहीं इसमें पैटर्न मिलाना था, इसमें दो ही देखने थे। ये था आधे मिनट का क्वेश्चन। अब ये है कैसे निकालना था। ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए मैन, रॉकी सेड, एक आदमी था, उसने बोला क्या क्या बोला, ही इज़ द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, हाउ रॉकी इज़ रिलेटेड टू मैन। ये इस तरह समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या करना था, ये रॉकी जो बोलता था, ये पहले हम देखते हैं, ये बोलता था माई डॉटर इन लॉ, इसका मतलब रॉकी का सन होगा तभी इसको डॉटर इन लॉ होगी। हो गया ये पैटर्न, ये इसका सन है, ये इसकी डॉटर इन लॉ होगी। फिर ये क्या बता रहा था, ही इज़ द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। अब जिस अपनी डॉटर इन लॉ की बता रहा था, वो बता रहा था उसकी डॉटर इन लॉ की डॉटर जो है उसका वो फादर है, वो आदमी जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा था। ये तो सीधे वापस आ गया फिर से, इसका मतलब ये मैन जिस पे ये पॉइंट कर रहा था ये उसका बेटा था। वो रॉकी क्या लगता था इसका, रॉकी तो फादर लगता था इसका। अगर ये सन लगते गए उसको, रॉकी इज रिलेटेड टू, इट मीन्स रॉकी इज ब्रदर टू दैट मैन, रॉकी इज दिस फादर टू दैट मैन। निकल गए, ये बहुत इजी। इसी तरह ये करने होते हैं ब्रेक डाउन करके। अगर ये पूरा सेंटेंस पढ़ोगे फिर निकालोगे, पूरा दिन बैठो।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एज गिवन सीरीज़ का मैंने बार बार बताया कि डिफरेंस करो डिफरेंस करो डिफरेंस करो बार बार। इनका डिफरेंस क्या आता है 11, इनका क्या आता है 22, और 11 22 फिर क्या आएगा 33। 11 11 ऐड करके मतलब 11 का टेबल पढ़ के 11 1 ज़ार 11 11 2 ज़ार 22 11 3 ज़ार 33 11 4 ज़ार 44 इसी तरह आएगा। और इसको 199 को 33 माइनस करना था। ये बस ये 1 मिनट का क्वेश्चन था। ये तो मैं क्यों करूँगा, इसको तो डिक्शनरी लगानी पड़ेगी। डिक्शनरी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों पहले ए से आएगा, फिर बी से आएगा, फिर सी से। जब ए सब में है, फिर पी भी यहाँ सब में है, ये भी नहीं लेने हैं। फिर ई आर, हाँ आर आर, हाँ फिर ये देखना था। यहाँ पे आता है ए, यहाँ पे भी आता है ए, और ये भी नहीं। फिर ये दो आपस में मिलते थे। फिर यहाँ आएगा आर, यहाँ भी आएगा आर, यहाँ आएगा आई, यहाँ आएगा ई। पहले ई आएगा या आई ए आएगा? पहले आएगा ई, ए बी सी डी ई। और इसका मतलब फिफ्थ वाला पहला आएगा। इसमें ये दो डिस्कार्ड हो जाते थे। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद चारवा आता है, मतलब चारवा ये सीधे ये वाला ऑप्शन। बस दो से ही निकलता था ये दो अगर आपको डिफरेंस निकल जाती, क्या है ये निकल जाते थे। अब ये है वैकेंट मतलब एम्प्टी। वैकेंट जो खाली है उसको हम एम्प्टी से डिफाइन करते हैं। एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का ह्यूज ही होता है। ये बाकी सारे क्या है, ये मतलब सफिशेंट एम्पल, स्मॉल तो नहीं आएगा। सफिशेंट एम्पल मतलब होता है मतलब बराबर ही होता है ना, एम्पल अमाउंट, सफिशेंट अमाउंट मतलब ये उतना डिफाइन। एनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा, एनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा। उसी तरह ह्यूज भी आएगा बहुत ज़्यादा। एम्पल और सफिशेंट ये उतना मतलब वो ज़्यादा नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं ठीक ठाक मतलब ज़्यादा ही, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। इनको भी कुछ नहीं करना था, इनको देखना था कि ये कैसे आते थे। क्या है, इनको दो दो डिफरेंस थी। सपोज जी एच आई, इसके बाद जे, फिर के एल एम, यहाँ एच आई, यहाँ के एल, मगर यहाँ एल था। इसका मतलब इसी खाली इसी वाले में एक पे एक ही था ये वाला। सपोज बाकी सब में दो दो डिफरेंस, यहाँ आती है दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ एक ही, यहाँ ऑड वन आउट था जो निकालना था। बस इसको कुछ नहीं करना था, ये आपको निकल जाता आराम से। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन। इसमें कुछ नहीं करना था। अगर हम देखें आर एस फिर आएगा टी, यहाँ बीच में पी आएगा, वी डब्ल्यू फिर आएगा एक्स लास्ट में, एच आई फिर आएगा जे लास्ट में। यहाँ क्या है के एल, यहाँ आना चाहिए था एम इसी तरह, लेकिन नहीं आया, ये ऑड वन आउट। बस इतना ही करना था इसको। बस आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी था, और होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल।